लिम्फ वॉज अ टिश्यू फ्लूइड, जिसको टिश्यू फ्लूइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक, ये बॉक्स मैंने बनाया था, ये बॉक्स ये आपका टिश्यू के जैसे एक्ट कर रहा था, ये इसमें क्या थी, ब्लड कैपिलरीज थी, जिनमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से क्या निकलता रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन WBC। व्हाई नॉट RBC, बिकॉज द साइज ऑफ RBC इज बड़ा, ठीक है, RBC का साइज बड़ा होने के कारण RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन शेप में से नहीं निकल पाते हैं, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन और WBC which seeps out, वो कहाँ सीप आउट होता है, इंटर सेलुलर स्पेस, तो सेल्स के बीच की स्पेस में वो फ्लो करता है, इसको बोलते हैं बेटा लिम्फ। तो मेरे ख्याल से लिम्फ की डेफिनेशन तो सबको समझ में आती है, तो आज हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, चलो। तो लिखेंगे व्हाट इज लिम्फ। सब बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, अभी कॉल नहीं आया, सो लिखे थ्रू द pores present in the walls of blood capillaries, some amount of plasma, protein and WBC escape out into the intercellular space। इंटरसेल्युलर का मतलब होता है इन बिटवीन द सेल, ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इंटर, इंट्रा और एक्स्ट्रा, ठीक है, इंटरसेल्युलर का मतलब होता है इन बिटवीन द सेल, इन बिटवीन, प्लीज राइट इट डाउन, इन बिटवीन द सेल, सेल के बीच की जगह को इंटरसेल्युलर बोलते हैं। इंट्रा होता है इनसाइड द सेल, इंट्रासेल्युलर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस आउटसाइड द सेल, ठीक है, ये लिख लेना आउटसाइड द सेल, ठीक है। So through the pores present in the walls of blood capillaries, small amount of plasma, protein and WBC escape out into the intercellular space, cellular space in the tissue, to form tissue fluid, जिसको आप क्या बोलते हो, लिम्फ, जिसको ही हमने नाम क्या दिया है बेटा, लिम्फ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपके एग्जाम में पता नहीं क्यों पूछा जाता है, उनको लगता है बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मेरी ख्याल से मेरे यहाँ पे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो डायग्राम से हम पिक्चर को इमेजिन करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। वो डायग्राम अभी मैंने फिर भी बना दिया आपके लिए, हो जाए तो बताना बेटा। बायो को बेटा लर्न करो, और मैं बायो के लिए सिर्फ दो चीजें तुमको करनी है, एनसीईआरटी और मेरे नोट्स जो मैं तुमको लिखवा रही हूँ, सब कुछ है इसके अंदर, और एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लर्न होनी चाहिए, आपको बोर्ड्स में कुछ कोई भी नहीं बोलता है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है, ये टीचर देते हैं, अच्छी बात है, जो बच्चे शायद 11th-12th में बायो लेना चाहते हैं, अदरवाइज बोर्ड्स में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी होती है। सो लिम्फ, अगर कोई आपसे ये पूछे, ये तो डेफिनेशन हो गई व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, ठीक है, और डिफाइन लिम्फ, तो ये उसके लिए हो गया। लिम्फ कलरलेस होता है, लिम्फ इज कलरलेस, अगर इससे ये पूछे कोई आपसे कि लिम्फ कलरलेस क्यों होता है बेटा, तो इसका आंसर क्या कहेंगे, नो आरबीसी, आरबीसी नहीं होते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग आवर ब्लड रेड, ठीक है, जिसके कारण हमारा ब्लड रेड होता है, ठीक है। अब तुम्हें एक बार इसका पाथवे बता देती हूँ कि ये
मैंने आपको कल बताया था, कल हमने बात करी थी कि हम चाहते नहीं है कि बेटा ये लिम्फ जो फ्लूइड बन रहा है ये बहुत सारा बने। क्यों? अगर बहुत सारा प्लाज्मा प्रोटीन WBC will seep out from your blood, then that will make your blood thick. So when the blood will become thick, the motion of the blood will become slow, and slow motion will give less oxygen to each and every cell of your body, due to which your cell will start dying. तो इस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लिम्फ फ्लो कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोल सकते हैं, क्यों? सेल के बाहर वाली स्पेस, ठीक है। इधर ध्यान दो शौर्य बेटा, इधर ध्यान देंगे सब लोग। देखो ये हमने डायग्राम बनाया था, यहाँ पे लिम्फ था, तो ये सेल के बाहर वाली स्पेस में ही तो है, तो इसको आई कैन ऑल्सो से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, बिकॉज नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा, इंटर एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इन बिटवीन द सेल बोलो या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, दोनों का मतलब एक है। डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो तो यू कैन यूज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंटर सेलुलर स्पेस, बोथ आर करेक्ट। तो उसके लिए हमने आपको एक बात बताई थी कि लिम्फ वापस से बैक फ्लो भी करता है। हम जितना लिम्फ जो बाहर आया है, कोई कुछ बोल रहा है, कंटिन्यू करो। ये मैम कोविड में इसलिए मैम प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है क्योंकि मैम फिर हमारा ब्लड ठीक हो जाता है, इसलिए। क्या बेटा? मैम कोविड में जो प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है वो फ्री दी जाती है। मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, और मतलब सिर्फ कोविड समझ में आ रहा है और प्लाज्मा समझ में आ रहा है, जो सेंटेंस फ्रेम हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। तो मैम प्लाज्मा थेरेपी इसलिए दी जाती है कोविड में क्योंकि हमारा ब्लड ठीक हो जाता है। हाँ, प्लाज्मा थेरेपी अलग होती है, उसमें प्लाज्मा का काउंट डिक्रीज होने लगता है, तो वो भी अगर तुमने सुना हो तो वो दो तीन काफ़ी थिक होने का भी, ब्लड को थिन बनाने का एक मेडिसिन भी आती है जो कि थिन बनाती है, प्लस प्लाज्मा कम होने लग जाता है, वो भी रीज़न होता है। तो ये एक रीज़न तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कोविड के अंदर ये सारी चीज़ें होती है आपसे। तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे, क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में अब ये लिम्फ आ गया है, यू वांट कि भाई ये वापस जाए, नहीं तो ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ ट्यूब्स होती है, लिम्फ कैपिलरीज होती है, बट उनका डिजाइन बहुत डिफरेंट था। डिड यू सी द डिजाइन लास्ट क्लास? आप लोगों ने डिजाइन देखा था? तो याद है सब लोगों को उसका डिजाइन? यस, एक बार ड्रॉ कर दो डिजाइन इसका। वो ट्यूब्स बहुत ही अलग थी। ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है, इससे बिल्कुल डिफरेंट बेटा इनका डिजाइन था, ठीक है, इससे बिल्कुल डिफरेंट इनका डिजाइन था, लाइक दिस। याद आ रहा है? ये कुछ इस तरह का इनका डिजाइन था बेटा, है ना? दिस वाज द। अब क्या होता है, ये वही है यहाँ जहाँ पे आपका टिश्यू है, जहाँ पे ये लिम्फ फ्लो कर रहा है। अब ये लिम्फ जो कि इंटरसेलुलर सेल की स्पेस में बढ़ रहा था, ये क्या करेगा, अब जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये लिम्फ कैपिलरीज है, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये ट्यूब के जो ओपनिंग है इन पे प्रेशर आएगा, ये ओपन हो जाएगी, एंड your lymph will start draining inside this lymph capillaries. अब lymph इसके अंदर भरना चालू हो जाएगा। जब ये भरना चालू होगा तो this will exert pressure in the walls. अब वो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो अगेन अब आपकी जो ये पाइप्स है ये क्लोज हो जाएंगे। Now this lymph which is present in the lymph capillaries से lymph vessels में जाता है, lymph vessels इनको फाइनली इस सारा का सारा किस में डाल देती है, वेन्स में डाल देती है। तो अगेन द ब्लड इज गेटिंग बैक इनटू योर आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज से निकला, आर्टरीज किस में फर्दर डिवाइड होती है, ब्लड कैपिलरीज में से। ब्लड कैपिलरीज में से आपका ब्लड निकला था और हमने फिर से वेन्स में भेज दिया। व्हाई डू वी चूज वेन्स फॉर सेंडिंग देम बैक, नॉट आर्टरीज? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? हमने वेन्स को क्यों चूज किया था? बिकॉज वेन्स में प्रेशर कम होता है मैम, बिकॉज मैम आर्टरीज चैट विंडो पे लिख दो। मैम आर्टरीज में जो ब्लड सप्लाई होता है वो अंडर प्रेशर होता है। वेन्स में जो ब्लड होता है, अभी मुझे एक बच्चे ने आंसर किया, इधर मुझे हिमाद्री ने भी सेम आंसर किया है कि मैम वेन्स में जो ब्लड होता है, यस मीनल, दैट इज नॉट अंडर प्रेशर।
ठीक है। तो ब्लड ऑलरेडी आर्टरीज में तो अंडर प्रेशर ही है, फिर आप और उसमें लिक्विड डाल दोगे, लिम्फ डाल दोगे, तो वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाएगा। तो हमने कौन सा रास्ता चूज किया भाई, हमें पता है कुल मिला के यही ब्लड, ये आपको पता ना, लंग से हार्ट, हार्ट से सारे बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट से वापस से हार्ट, और हार्ट से फिर से लंग, तो ब्लड तो यही घूम रहा है। ठीक है, तो बस उसका रास्ता बदल जाता है, इधर आर्टरीज ले लेती है रास्ता और इधर वेन्स ले लेती है। तो हमको वापस ही तो देना था ब्लड को, तो हमने वापस कौन सा रास्ते में दिया, जहाँ पे इसको प्रेशर कम झेलना पड़ा, वो कौन सा रास्ता था, वेन्स। तो अब मैं आपके लिए बना रही हूँ पाथवे, कि लिम्फ कैसे पूरा का पूरा निकलता कहाँ से और कहाँ ज्वाइन करता है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ड्रॉ दैट पाथवे, ठीक है। हेडिंग ही क्या है उसकी, पाथवे ऑफ लिम्फ। किसी को समझने में दिक्कत आ रही है? कोई हमारी क्लास में ऐसा बच्चा जिसको बायो कम पसंद है? ऐसे तो देखो नेगेटिव बातें करनी नहीं चाहिए, ठीक है, नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स। सो पाथवे पहला होता है ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज, बेटा ब्लड कैपिलरीज से आपका ये निकलता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी से जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेस से जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज वापस कैपिलरीज, उसके बाद लिम्फ वेसल्स, ये कैपिलरीज बड़ी होके लिम्फ वेसल्स में ज्वाइन करती हैं, और लिम्फ वेसल्स ये सारा का सारा ब्लड वापस से किसको दे देता है, वेन्स को। सो दिस इज द पाथवे, सो दिस इज हाउ इट विल बैक फ्लो, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड था इट विल गो बैक इनटू द ब्लड, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड था, ठीक है। अब ये चीज लिखने के बाद इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। हाँ बेटा, भव्य वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं। बेटा हम बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे थे कि लिम्फ जब ज़्यादा आपके टिश्यूज में या इंटरसेलुलर सेल में ज़्यादा आ गया है उस स्पेस में, तो उसको आपको वापस भेजना है। तो वापस भेजने का रास्ता क्या है, आपके उस टिश्यू के अंदर ही लिम्फ कैपिलरीज होती है, उनको लिम्फेटिक कैपिलरीज भी बोलते हैं। लिम्फ कैपिलरीज दिखती कैसी है, मैंने यहाँ पे अभी डायग्राम बनाया था, डिड यू नोटिस दैट डायग्राम? पे आपने वो डायग्राम देख लिया था, वो लिम्फ कैपिलरीज थी। उन लिम्फ कैपिलरीज में लिम्फ घुसता है, फिर जब वो घुसने के बाद अंदर से प्रेशर लगाता है तो रास्ता बंद हो जाता है, खाली वन वे फ्लो होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में अब ब्लड फ्लो करेगा। तो लिम्फ कैपिलरीज से होता हुआ ब्लड किस में जाएगा, लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। कैपिलरीज से मोटी होती है लिम्फ वेसल्स, कैपिलरी सबसे पतली ट्यूब होती है, तो वो रास्ता मोटा करना है, बड़ा करना है, तो पतली पतली गलियों में से होके जा रहा था, दैट वाज लिम्फ कैपिलरीज। अब वो पतली गलियां बड़ी चौड़ी गलियों में कन्वर्ट होगी, दैट विल बी योर लिम्फ वेसल्स, एंड लिम्फ वेसल्स से फाइनली वो एक रिवर को ज्वाइन कर लेगी, दैट रिवर इज योर वेन, ठीक है। अब आपने वेन को वापस दे दिया। अच्छा, इस रास्ते में जब ये बैक फ्लो कर रहा है, तुमको एक मजे की बात और बताते हैं। आपके जो सेल था, ये इधर सेल है, ठीक है, आपका सेल क्या करता है, आपका सेल नाइट्रोजनियस वेस्ट क्रिएट करता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है। जब आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हो, दालें खाते हो बेटा, उसके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं। किसी की बॉडी के अंदर जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है, तो डॉक्टर उनको सबसे पहले क्या कहता है कि आपकी प्रोटीन डाइट कम कर दो, आपकी डाइट में से दालों को हटा दो, बिकॉज योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग मोर यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिया, हमारे यूरिन जो टर्म आई है वो उधर से आई है, नाइट्रोजनियस वेस्ट। अब नाइट्रोजनियस वेस्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, उनका साइज बड़ा होता है बेटा, उनको भी देखो कितना काम का है लिम्फ। ये जब जहां सेल ने नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल दिया, अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ है, ये लिम्फ के अंदर है। अब लिम्फ जब लिम्फ कैपिलरीज के होते हुए लिम्फ वेसल में और फाइनली वेन्स में जाएंगी, तो नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाएगा। सो दिस इज हाउ दे आर हेल्पफुल ऑल्सो। सबसे पहले तो इन्होंने देखो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन ने प्रोटीन बना दिया था, एब्जॉर्ब हो गया था। अब उसको एक एक सेल को देना था, ब्लड कैपिलरीज में वो प्रोटीन नहीं जा रहा था, क्यों, सॉरी फैट नहीं जा रहा था, एब्जॉर्ब फैट क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका साइज मॉलिक्यूल का बड़ा था।
ठीक है, तो पहले उसने फैट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करी, अब नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में। क्या ये बात बच्चों को समझ में आ रही है? क्या भव्य आपको पाथवे समझ में आ गया है? भव्य आंसर नहीं बेटा, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। हाँ, जल्दी से आंसर करें। मैम आई डिडंट गेट इट प्रॉपर्ली। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है? अगर मैं लेट मी सी, मैं अगर ड्रॉ करके आपको समझा पाऊँ तो एक बार मैं ड्रॉ करके समझाती हूँ। पहले तो मुझे भव्य ये बता दो, लिम्फ कैपिलरीज मैंने बनाई थी, वो समझ में आ गई थी क्या? कैपिलरी की ड्राइंग समझ में आ गई थी? कैसे बीच में उनमें वो ब्रेक्स होते हैं और उन स्पेसेस में बीच में लिम्फ घुसता है, वो बात समझ में आ गई थी क्या भव्य? ठीक है, समझो। ये आपकी बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज है, ठीक है, ये लिम्फ कैपिलरीज है। ये लिम्फ कैपिलरीज इधर ज्वाइन होंगी, ये ज्वाइन होके इन्होंने क्या बना दिया? ये एक और निकालनी तो कैसे निकालो? ये इन्होंने लिम्फ वेसल्स बनाई, 2 पाई, और ये फर्दर ज्वाइन होके इन्होंने क्या बना दिया? लिम्फ वेन बना दिया। तो दिस इज, ये डायग्राम मैंने खुद ने बनाया है, यू विल नॉट फाइंड दिस डायग्राम एनीवेयर, समझाने के लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये लिम्फ कैपिलरीज है, 4 ट्यूब्स, ये दोनों मिक्स हुई किसके अंदर? इन्होंने मिलके एक बड़ी ट्यूब, 2 ट्यूब्स बनाई, लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल कनेक्ट करती है ये सारा का सारा, किससे कनेक्ट कर देती है? दे विल गिव देम दिस ब्लड टू द वेन्स। लिम्फ वेसल्स का एक रास्ता वेन्स में जाता है, ये वेन्स है। तो ये डायग्राम देखो, ये पाथवे को मैंने इधर समझा रखा है भव्य, ये पाथवे को मैंने ये समझा रखा भाई। ये 2 चीज तो हम कल परसों से बात कर रहे हैं कि ब्लड कैपिलरीज में से लिम्फ विल सीप आउट, लिम्फ बेसिकली प्लाज्मा, प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी विल सीप आउट, वो निकल के इंटरसेलुलर स्पेस में चला गया, इंटरसेलुलर स्पेस से लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल में जाएगा, और लिम्फ वेसल से वेन्स में। अब बताओ भव्य, बता दो जल्दी से। हाँ जी भव्य बोलो बेटा। Is mixing of lymph with veins is useful for us? बेटा हमें क्या करना है? वेन्स हमें पता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है, ठीक है। लिम्फ में क्या है? प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है ना, और प्रोटीन है। वेन्स में बस कार्बन डाइऑक्साइड है। वेन्स में भी जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें उस ब्लड में भी होती है। तो लिम्फ जाके अगर वेन में जाके इंटरमिक्स हो रहा है तो कुछ खराबी नहीं होगी आपके, वो बेसिकली आरबीसी नहीं है उसके अंदर, वो बस एक वो फ्लूइड है जो कि ब्लड का ही पार्ट है। वेन्स, अगर हम वेन्स और आर्टरीज की बात करें, दोनों ब्लड कैरी करती हैं, दोनों में प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, सारी चीजें होती हैं, बस वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब लिम्फ में हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तो बात ही नहीं कर रहे, लिम्फ में हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। लिम्फ में तो बेसिकली हम 3 चीजों की बात करते हैं, वो तीनों चीजें आपके आर्टरीज में वाले ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी थी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में थी, तो मिक्स हो गई तो ब्लड का ही पार्ट बन गई ना वो फिर से, ठीक है, ठीक है भव्य, फिर से वो ब्लड का ही, ठीक है, ओके चलिए आए। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ्स, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन था, ये पाथवे बता दिया, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए था। अब सेकंड इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपका बोर्ड्स का, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, लिम्फ के क्या फंक्शन है, हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद है भैया, फैट एब्जॉर्ब वाला इसका फंक्शन था, जर्म्स को किल करने वाला, हमने लिम्फेटिक नोड्स की बात करी थी, डब्ल्यूबीसी की, और नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सारे बस अब ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फ, फंक्शन ऑफ लिम्फ, फंक्शन ऑफ लिम्फ। पहला फंक्शन की बात करें तो इट कैरीज digested and absorbed fat from small intestine, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में
जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट है उसको कैरी करती है लिम्फ, बिकॉज दे आर बिग इन साइज, फैट मॉलिक्यूल्स आर बिगर इन साइज, तो ब्लड कैपिलरीज वो इनको लेके एक सेल को नहीं दे सकती है। नेक्स्ट, it also help in killing the germs. It also helps in killing the germs by making antibodies. एंटीबॉडीज कौन बनाता है? WBC। WBC आर द सोल्जर्स, हमारी बॉडी के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं, बेसिकली एंटीबॉडीज आर द सोल्जर्स, और उन सोल्जर को ट्रेनिंग कौन देता है? WBC। WBC मोर और मोर सोल्जर्स बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। WBC कहाँ था? एक बार फिर से डायग्राम बता देते हैं। देखो ये डायग्राम आपको याद है, ये लिम्फेटिक कैपिलरी थी, और लिम्फेटिक कैपिलरी में हर थोड़ी दूर के रास्ते में क्या होते थे? लिम्फेटिक नोड। ठीक है, ये आपकी लिम्फ कैपिलरी है। लिम्फ कैपिलरी के हर थोड़ी दूर पे इसको क्या था? लिम्फेटिक नोड लिखना चाहो तो लिम्फेटिक नोड्स। ठीक है, लिम्फेटिक नोड्स थे, ये आपकी लिम्फ कैपिलरी है। दिस इज योर लिम्फ कैपिलरी। ठीक है, लिम्फ कैपिलरी के हर थोड़ी दूरी पे क्या थे? लिम्फेटिक नोड। बेटा ये क्या होते हैं? दीज आर योर सिक्योरिटी चेक। ठीक है, इनको याद करने का तरीका है, ये आपके सिक्योरिटी चेक होते हैं कि भैया जो चीज यहाँ से गुजर रही है, जो चीज यहाँ से गुजर रही है वो चीज सही है क्या, उसके अंदर कोई जर्म या बैक्टीरिया तो नहीं है। तो इसलिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट होते हैं ना, जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हो तो आपको चेक करते हैं भाई ड्रग्स लेके या कुछ ऐसी अनवांटेड चीज, कोई गन लेके, हथियार लेके तो नहीं जा रहे हो। अब इस बार अब आप बॉर्डर पार करते हो तो ये चेक करते हैं आप कोविड लेके तो नहीं जा रहे हो, तो कोविड रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। तो दिस इज हाउ सिक्योरिटी चेक का यही काम होता है। तो इधर ये चेक कर रहा है कि आप कोई जर्म लेके तो नहीं जा रहे हो। इफ देयर इज अ जर्म देन दीज लिम्फेटिक नोड हैव WBCs। इनके अंदर कौन बैठा है भैया? अगर चेक पॉइंट है तो फिर चेक पॉइंट में सोल्जर्स होने चाहिए ना, तो WBC है। अगर कोई जर्म है तो WBC इस इन नोड्स पे बहुत सारे WBC बनने लग जाएंगे, तो ये नोड मोटा मोटा होता जाएगा, और डॉक्टर जब आपको टच करता है, फील करता है यहाँ पे, तो वो बेसिकली इन्हीं नोड्स को चेक कर रहा है कि कोई नोड उभरा हुआ है, तो ही विल कम टू नो कि ये देयर इज सम बैक्टीरिया इनसाइड योर बॉडी, देयर इज सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर है ये बात? आती है बात समझ में? लास्ट पॉइंट जो आपको लिखना है इसके अंदर, थर्ड, लेट मी रब दिस डायग्राम। ठीक है, ये छोटे छोटे से डायग्राम आप खुद के लिए बना लिया करो, इससे क्या होता है बिल्कुल थ्योरी को लर्न करने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इट ड्रेन्स एक्सेसिव फ्लूइड, इट ड्रेन्स excessive fluid, खाली एक्सेस भी लिख सकते हैं, excess fluid from extracellular का मतलब समझ में आ रहा है सब बच्चों को? फ्रॉम सेल के बाहर की स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, बैक इनटू द ब्लड के अंदर वापस। लिख लो जरा। ठीक है, लिख लिया? क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया लिम्फ। अब आप सीरियसली आप अपनी क्लास में किसी भी बच्चे को समझा सकते हैं, आप इस स्टेज पे आ चुके हैं। एंड जिनको नहीं आता है, यू विल फाइंड 2-3 टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, आप क्रॉस चेक कर लेना। एक नेफ्रॉन का डायग्राम, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन दोनों बच्चों को बहुत दिक्कत देता है। एक लिम्फ बहुत बच्चों को दिक्कत देता है, तो आप ये क्रॉस चेक करना। एक फ्लोएम का आज मैं तुमको सिखाऊंगी। तो दीज आर द चेक पॉइंट्स। आप अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए अपने फ्रेंड से पूछना तेरे को ये आता है क्या? ठीक है,
और आता हो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो वैसे डिस्कशन करने से क्या होता है, आपकी जो नॉलेज होती है वो और ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाती है, आपको चीज़ें आप रिकॉल कर पाते हो और आप भूलते ज़्यादा समय लेके भूलते हो या तो भूलते ही नहीं हो। ठीक है, बार बार रिवीजन करने से, रिकॉल करने से, डिस्कस करने से कंठस्थ होती जाती है वो चीज़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। स्टार्ट कर दूं ना, कोई डाउट होना किसी को? ट्रांसपोर्टेशन दीपांशी नहीं है ये क्या? इन प्लांट्स। मैम आते हैं। तुमने अभी तक कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, ये तो कमाल हो गया। नो मैम। चलिए, Then, हाँ बोले बेटा। then which excessive fluid you were talking about in point 3? वो फ्लूइड कौन सा, तुम ये पूछ रहे हो? मैं क्या पूछ रहे हो इसमें बेटा? वो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, वो लिम्फ ही तो है, लिम्फ। मतलब वो फ्लूइड क्या है, एक्सेसिव फ्लूइड, वही पूछ रहे हो ना, ये क्या है एक्सेसिव फ्लूइड? बेटा एक्सेसिव फ्लूइड लिम्फ को बोल रहे हैं। लिम्फ ही तो बैक फ्लो कर रहा था वापस से, वो पूरा रास्ता तुमको ट्यूब्स बना के सिखाया था ना मैंने। यहाँ पे ब्लड तुम्हारे लिए मैंने लिम्फ कैपिलरीज बनाई थी 4, फिर उनको ज्वाइन कर रहा था लिम्फ वेसल, और लिम्फ वेसल से ब्लड वापस किस में चला गया था? वो फ्लूइड किस में चला गया था? वेन्स में। तो वो एक्सेसिव फ्लूइड ऊपर लिखना चाहो खुद के लिए तो वो लिम्फ है बेसिकली। ठीक है बाबू? ओके चलो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स में बेटा ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट्स बेटा 2 चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं। एफ फॉर फूड, एफ फॉर फूड क्यों बोला अभी पता लग जाएगा, फर। ठीक है, फूड जब बोलते हैं तो फर का साउंड होता है। और दूसरी चीज जो प्लांट ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा वाटर एंड मिनरल। ठीक है, प्लांट 2 चीजें बनाते हैं, फूड बनाते हैं और वाटर एंड मिनरल। मतलब प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट रिक्वायर्ड फूड, each and every part, growing part of the plant required food, water and mineral. इन दोनों को पहुंचाने के लिए there are 2 ways, there are 2 different रास्ते, there are 2 different vascular tissues. बेटा इधर जो ये टर्म आई है vascular tissues, vascular का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं vascular। 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता खाना ले जाने का होता है, एक रास्ता पानी और मिनरल ले जाने का होता है। तो बस दोनों ही ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं। जो खाना लेके जाते हैं टिश्यूज, फर फॉर फूड, फर फॉर फ्लोएम, फर फॉर फ्लोएम। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, दोनों में साउंड किसका आता है? फर का। फर फॉर फूड, फर फॉर फ्लोएम। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है फूड। उस फूड को ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जो पार्ट भी ग्रो कर रहा है, एवरी पार्ट ग्रो, ठीक है, तो सबको क्या चाहिए? खाना। तो वो फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू लेके जाता है। बेटा वाटर एंड मिनरल जो आपको रूट से मिलता है, रूट आपके वाटर को एब्जॉर्ब करती है और आपकी मिट्टी के अंदर ही मिनरल्स होते हैं। तो वाटर और मिनरल जब सॉइल से रूट के अंदर एंटर करते हैं, उसके लिए जो अलग पाथवे होती है, जो ट्यूब होता है, वो टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं जाइलम, जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू। ठीक है, क्लियर है? फ्लोएम का खाना कहाँ बना है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट। क्योंकि फ्लोएम का जो फूड है, जो प्लांट्स का जो फूड होता है बेटा, वो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट होता है। फोटोसिंथेसिस ओनली टेक प्लेस ऑन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वो ग्रीन पार्ट से फ्रॉम ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट, जितना भी नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है, फ्रॉम ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट लेके जाना है। ठीक है, अब ये जो फ्लोएम का प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस, या तो वो ग्रीन लीफ में मिलता है या ग्रीन स्टेम्स में मिलता है। उसके अलावा प्लांट में बहुत सारा पार्ट होता है जो कि नॉन ग्रीन होता है, उसकी रूट्स होती है, उसकी बड़ी स्टेम्स होती है, इनफैक्ट उसका फ्रूट होता है।
तो इसमें जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट ऊपर और नीचे सब डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन, इसका फ्लो कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? बस गर्दन हिला रहे हो। अच्छा, एक डायरेक्शन को यूनी बोलते हैं। मैं तो चेक कर रही थी, तुम लोग गर्दन हिलाए जा रहे थे मेरे साथ साथ। ओके, सो इसका जो डायरेक्शन फ्लो ऑफ फूड का डायरेक्शन होता है, फूड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। फूड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये बेसिक चीजें हैं। वाटर और मिनरल रूट से टॉप पे लेके जाने, रूट से टॉप पे वाटर और मिनरल लेके जाना है थ्रू जाइलम टिश्यू। और इसमें जो वाटर का फ्लो होता है, इट इज इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है फ्रॉम रूट टू टॉप ऑफ द प्लांट। इधर जो फूड जो बना है वो सारे डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये बेसिक चीजें लिख लो। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक लिखवाया है। हो जाए तो बताना बच्चे, फिर स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। फूड की बात करेंगे, सबसे पहले फ्लोएम टिश्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी, हो गया बच्चों, डन। चलो, अब पहले मैं एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ, एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ। आप लोग भी बनाएंगे वो डायग्राम। उसको बनाने के बाद बस आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा फ्लोएम टिश्यू और उसका काम, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अगर मैं आपको ट्री में दिखाना चाहूँ बेटा, ये एक अगर जहां जहां पे भी ग्रीन पत्तियां होंगी या ग्रीन स्टेम होगी, यहाँ ये आपका फ्लोएम, ये फ्लोएम की पाइप है। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यू जो सब डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर नीचे सब डायरेक्शन में जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब फ्लोएम के अंदर घुस रहे हैं हम, फ्लोएम टिश्यू के अंदर घुस रहे हैं। वी आर मूविंग इनसाइड द फ्लोएम टिश्यू। ये है आपका जाइलम टिश्यू और ये है आपका फ्लोएम टिश्यू। स्टार्ट करो, डायग्राम बन गया। हाँ, डायग्राम बनाना आप लोग। डायग्राम बना लो फटाफट, फिर इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। हो गया डायग्राम अनुष्णा?
हाँ जी, हो गया? करें बच्चों स्टार्ट? चलो, शैल वी स्टार्ट? आ जाओ बच्चों। ये फ्लोएम है। पहले फ्लोएम को एक बार सुन लो। फ्लोएम के अंदर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये या ये है सेल वॉल। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। एक बार फिर से रिमाइंडर दिया है, याद है ना हमने सेल्यूलोज हमारी बॉडी में गाया था, डाइजेस्ट नहीं हुआ था। ग्रीन प्लांट में सेल्यूलोज क्यों होता है? बिकॉज सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है। बेटा ये जो डायग्राम बता रखा है, ये थोड़ा सा इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो डॉट डॉट है, ये जो इधर बिंदु बिंदु दिखा रखे हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। बेटा जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज, शुगर, सुक्रोज। बेटा दीज आर द नेम, डिफरेंट नेम्स। अगर मैं सुक्रोज बोलूं, मैं ग्लूकोज बोलूं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, या शुगर मॉलिक्यूल बोलूं, उन्हीं सबका मतलब एक ही है। तो शुगर मॉलिक्यूल फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होता है, बिकॉज फ्लोएम कैरी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट। तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको आप शुगर सैप भी बोल सकते हो। ठीक है, चीनी का पानी होता है शुगर सैप, शुगर सैप, चीनी का पानी। ठीक है, आ रही बात समझ में? करें स्टार्ट। ये सारी चीजें आपके किस में प्रेजेंट होती है? फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होती है। फ्लोएम का सेल अगर आपको याद हो, फ्लोएम इज अ टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड एवरी सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमने 9th में पढ़ा था। फ्लोएम पैरेन्काइमा याद आ रहा है, स्क्लेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब्स। These are the 4 different cells of which your phloem tissue is made up of. ठीक है, ये वो सेल है जहां पे बहुत सारा सुक्रोज है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वो सेल है जहां पे बहुत सारा है, और ये वो सेल है जहां पे इसकी कमी है, जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हो? यहाँ पे आपको खाना पहुंचाना है और इस पे खाना भरा पड़ा है। सो आपको एंड डेस्टिनेशन नजर आ रही है और स्टार्टिंग पॉइंट नजर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इस शुगर के मॉलिक्यूल को फ्लोएम के अंदर चढ़ाना। ठीक है, ये आपका रास्ता है, ये ट्रेन है, और इस ट्रेन के अंदर आपको सामान को लोड करना है। सामान क्या है? सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। तो ये लोडिंग का जो प्रोसेस होता है बच्चे, इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब बायोलॉजी की टर्म में बच्चे एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बेटा पहली बार प्लीज मुझे सुन लो। एक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसमें सेल अपनी एनर्जी एटीपी को यूज करता है। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? सुनेंगे सब लोग, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, यहाँ पे सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली कम है। तो आपके हिसाब से तो डिफ्यूजन के प्रोसेस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस है, क्योंकि लिक्विड है तो हम ऑस्मोसिस बोल लेते हैं। इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से मॉलिक्यूल्स का फ्लो चालू हो जाना चाहिए। होएगा, बिल्कुल होगा, आप सही सोच रहे हैं। बट एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि इधर जितना भी सुक्रोज बना है, ये सारा का सारा इसमें ट्रांसफर कर दे। तो जब बराबर कॉन्सेंट्रेशन की एक स्टेज आई, उसके बाद अब आप क्या करोगे? अब आपको क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा। यू नीड टू अप्लाई फोर्स, विच मीन्स यू नीड टू अप्लाई योर एनर्जी। भैया इधर यू कौन है? सेल। सेल को अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी इस सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स को दबाने के लिए। तो सेल, वही सेल अपनी एनर्जी को यूज कर सकता है जो कि लिविंग सेल हो, बिकॉज एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं? एक लिविंग सेल में होते हैं। सो इस प्रोसेस में सेल अपनी एनर्जी यूज कर देता है
इस सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स को फ्लोएम में भरने के लिए। तो सुक्रोज का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना, इस पहले स्टेप को हम बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, क्या लोड कर रहे हैं? सुक्रोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू फ्लोएम is an active process in which the cell utilize its energy to fill sucrose in phloem। फ्लोएम की ट्रेन के अंदर हमारा सामान है सुक्रोज, जिसको भरने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आपने देखा ना मजदूर लोग ऐसे बोरियां फेंकते हैं, तो when they are doing this process they are using their energy। ठीक है, वो थक जाते हैं, स्वेट करते हैं, तो इसी तरीके से सेल भी अपनी एनर्जी को यूज करेगा। सो जिसमें एनर्जी यूज होती है उस प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। तो आपने क्या देखा? पहला प्रोसेस था लोडिंग ऑफ सुक्रोज फ्रॉम द सेल टू द फ्लोएम। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे बहुत सारे सुक्रोज मॉलिक्यूल जमा हो गए। ये सुक्रोज मॉलिक्यूल जमा हो गए। बेटा सुन लेना, पांच स्टेप का प्रोसेस है। बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पे होना चाहिए एक बच्चे का। आओ इधर। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन सुक्रोज का ज्यादा हो गया है, तो अब क्या होगा? जाइलम टिश्यू की थोड़ी सी बात अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी। इट कैरी वाटर। ये हॉलो होता है, हॉलो ट्यूब, मरा हुआ डेड सेल होता है। अगर याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ, जाइलम टिश्यू डेड सेल से बनता है, हॉलो होता है। इसके अंदर सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस कुछ भी नहीं होता है। ये पाइप खाली होती है और इसके अंदर पानी भरा होता है। क्या होता है? वाटर। अब क्या होगा? हाइपोटोनिक आप लोगों ने सुना होगा, आइसोटोनिक। जब सुक्रोज की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गई है, तो भैया ये वाटर जाइलम से इसके अंदर बढ़ना चालू करेगा बैलेंस करने के लिए। हाई कंसंट्रेशन जोन हो गया है ना, ये हाइपो हो गया, हाइपर हो गया, किसको याद है? हाइपो हो गया, हाइपर हो गया। तो इधर शुगर की मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया है, तो यहाँ से पानी मूव करेगा। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ये सेकंड प्रोसेस, ऑस्मोसिस। ठीक है, सेकंड प्रोसेस क्या होगा? ऑस्मोसिस। ये पानी कहाँ से मिल रहा है? जाइलम टिश्यू अपना पानी दे रहा है। बेटा इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस के कारण जब पानी इधर एंटर करेगा, तो इसके कारण ये फ्लोएम टिश्यू फूलने लगेगा, इस पे प्रेशर लगेगा, इन मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा। और ये दबाव, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? ये सारा का सारा सुक्रोज नीचे, मेरे हाथ को देखना, ऐसे यू मूव करना चालू करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। इस तरीके से जब सुक्रोज मूव करता है, सुक्रोज एक मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, तो ये थर्ड प्रोसेस का नाम होता है बेटा बल्क फ्लो। इस बल्क फ्लो में क्या हो रहा है? शुगर का जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भर गए थे और जाइलम ने पानी भेजा, तो उन पे दबाव आया, जिसके कारण उनको क्या कहाँ मूव करना है? हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। तो ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स नीचे फ्लो करने लग जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे बल्क फ्लो, नॉट बैक फ्लो, बल्क का मतलब बहुत सारा जब अमाउंट में फ्लो करता है। अब क्या होगा? कुछ समय बाद ये सारे के सारे सुक्रोज मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, इधर आ गए। अब ये सुक्रोज यहाँ पे भर गए हैं। अब इधर क्या होगा? अगेन द ऑस्मोसिस प्रोसेस विल टेक प्लेस। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया है। ठीक है, ऑस्मोसिस नहीं, सॉरी, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। डेफिनेटली वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण अब रीलोडिंग स्टार्ट होगी। थर्ड फोर्थ प्रोसेस क्या है? रीलोडिंग, सॉरी अनलोडिंग, आई एम सो सॉरी, अनलोडिंग क्या हो रही है? ये जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल जो नीचे आ गए वो इधर जाने लग गए हैं। फोर्थ इज अनलोडिंग। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण यहाँ पे सुक्रोज के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे सुक्रोज के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अब सुक्रोज के मॉलिक्यूल बच्चे इधर मूव करने लगेंगे। कुछ समय बाद ये भैया सुक्रोज से भर जाएगा, मतलब इसको खाना मिल गया, ये खाली हो जाएगा, बट इसके अंदर खूब सारा पानी है। अब ये पानी फिर से यहाँ पे वाटर में मूव करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर ज्यादा हो गया, सुक्रोज कम हो गया, तो फिर से
कहाँ पानी मूव करेगा, फिर से वो बैलेंस करना चाहेगा फ्लो को, तो वो अगेन इट विल बैक फ्लो इनटू जाइलम। तो फिफ्थ प्रोसेस फिर से ऑस्मोसिस होगा, जिसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है विल बैक फ्लो। Now you can see in these 5 steps the food that was prepared during photosynthesis, it will reach to the required cell. ठीक है, मैं ब्रीफिंग फिर से करूंगी पूरे पार्ट की, अब आप लिख लो। हाँ? किसकी तरह हो गया? हाँ, कुछ बोल दो। हाँ, आप लोग लिख लो, मैं फिर से ब्रीफिंग कर दूंगी, है ना? मैम ऊपर वाला सेल अपना लीफ का सेल है और नीचे वाला प्लांट बॉडी का। हाँ, कहीं भी जिसको रिक्वायर्ड, कोई भी ऐसे बहुत सारे हैं ना बीच में, पूरा भरा पड़ा है। मैंने ये डायग्राम यहाँ पे एक प्लांट बनाया था जिसमें आपको ऐसे ब्रांचेस दिखाई थी, बीच की पाइप थी फ्लोएम, और फ्लोएम में से पतली पतली पाइप्स निकल रही थी। जिसको भी फ्लोएम का, भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट किसको चाहिए? सबको, जो पार्ट भी ग्रो कर रहा है। पत्ती ग्रो करती है, ठीक है, फ्रूट ग्रो करता है, एनर्जी किसको चाहिए होती है? जहाँ पे भी लिविंग सेल प्रेजेंट है उसको एनर्जी चाहिए। मैम जहाँ पे नेसेसरी नहीं है वो उसके पास ऑन हो जाएगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा। वहाँ पे जहाँ पे जरूरत नहीं है तो वहाँ पे कुछ होएगा नहीं, ठीक है। जैसे जाइलम ही है, जाइलम डेड सेल होता है, इसको एनर्जी नहीं चाहिए तो ये सुक्रोज नहीं लेगा, ठीक है। आप लोग का डायग्राम हो जाए तो बताना, अभी अपन एक बार और डिस्कस करेंगे इसको। एंड लेट मी नो किसको समझ में आया, कितना समझ में आया। आज आशना नहीं आई है क्या क्लास में? आशना आयो? यस मैम। ओके बेटा, आया क्या आप लोग को समझ में? अंडरस्टूड 100%? ओहो ईशा, मैम इन फ्लोएम वाटर concentration is less than xylem, less than xylem, so why it flows back to osmosis? बेटा यहाँ पे अब ये जो सोल्यूशन हो गया है ये डाइल्यूट हो गया है। हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे पहले क्या था, इसको डाइल्यूट करने के लिए, मूव कर रहा था। यहाँ पे सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी तो डाइल्यूट करने, आपने सुना है ना सेल के अंदर क्या होता है, सेल कब स्वेलअप होता है, सेल के अंदर पानी कब घुसता है? जब सेल के अंदर चीनी है या नमक है तो उसमें पानी अंदर मूव करता है, इट स्वेल अप, ठीक है। ये सुनो तो मेरी बात। अब इधर सुक्रोज नहीं है, अब यहाँ पे सुक्रोज नहीं है तो मतलब बाहर कहीं सुक्रोज होगा, तो मेरी बात तो सुनो। सेल स्वेलअप कब होता है? जब सेल के अंदर नमक होता है या चीनी होता है। अब उस सेल को अगर मैं चीनी वाले पानी में रख दूंगी या नमक वाले पानी में रख दूंगी तो क्या होगा, सेल में से पानी मूव करके कहाँ जाएगा, वो चीनी वाले पानी के अंदर बाहर जाएगा, जिसके कारण सेल आपका श्रिंक होता है, ठीक है। ये प्रोसेस हमने 9th में पढ़ा। अब इधर क्या हो गया है, इधर सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई क्योंकि सुक्रोज दे दिया है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, बट इसके बाहर सुक्रोज ज्यादा हो गया है तो ये पानी वापस चला जाएगा जाइलम में, ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है। चलिए एक बार मैं और देख लूं बच्चे क्या बोल रहे हैं। हाँ क्या बेटा, थर्ड प्रोसेस बल्क फ्लो। बल्क का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि लॉकडाउन होने वाला है, बल्क में सामान ले आओ घर का। क्या मतलब है इसका? ठीक है, क्या मतलब है इसका भैया? दाल चावल राजमा आटा स्नैक्स जो भी चाहिए सारा का सारा उठा लाओ, दैट इज कॉल्ड बल्क, ठीक है। हाँ खूब सारा, तो दैट इज यहाँ पे जो सारा का सारा सुक्रोज बना था वो नीचे फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड बल्क फ्लो। अब मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से समझ में 2 मिनट में आ गया होगा। सारा का सारा सुक्रोज नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ क्लियर नाउ, ठीक है।
अब तो हमने बात करी, पहली बात मैं कुछ 2-3 नई चीजें भी ऐड करती जाऊंगी, तो और ध्यान दीजिएगा बेटा। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, जो ये फ्लोएम टिश्यू है इसके अंदर सेल वॉल है, इन सेल वॉल में ब्रेक्स आ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को बेसिकली सीड प्लेट्स भी बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड सीड प्लेट्स। सीड प्लेट्स मतलब क्या होता है, छन्नी। छन्नी सुना है ना, चाय छानने की छन्नी होती है, आटा छानने की छन्नी होती है, जिसमें से फ्लोएम का प्रोडक्ट निकलता है। तो अगर ये सेल वॉल पूरी कंप्लीट होती तो ये सुक्रोज निकल नहीं पाता। तो ये सीड प्लेट्स होती है बेसिकली, सेल वॉल्स में बीच में गैप आ जाता है, तो सेल वॉल भी है और थोड़ा बहुत इधर उधर साइड में साइटोप्लाज्म भी है। ये मैंने साइटोप्लाज्म बताया। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ बेटा, इस फ्लोएम टिश्यू के अंदर देयर इज नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, एंड स्टिल वी आर सेइंग दैट फ्लोएम टिश्यू इज अ लिविंग सेल। तो बच्चे आपने क्या कंपेनियन सेल का नाम सुना है? कंपेनियन सेल क्या होता है बेटा? ये जो सुक्रोज से भरा हुआ सेल है ना, इसके भी पहले, अगर मैं इसको थोड़ा पीछे कर दूं, अगर आप थोड़ा और डीप में जाना चाहोगे तो मैं बताती हूँ बेटा। इस यहाँ पे इसके होते हैं कंपेनियन सेल और यहाँ पे आपका सुक्रोज से भरा हुआ सेल है। कंपेनियन सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब कुछ होता है, लिविंग सेल होता है, वो लाइफ पार्टनर होता है। कंपेनियन मतलब होता है दोस्त, और इधर जो जाइलम टिश्यू का दोस्त है, कंपेनियन सेल है, वो पूरा उसका लाइफ पार्टनर है, उसको सारी एनर्जी देने का काम, सब कुछ करने का काम ये कंपेनियन सेल करता है। इनफैक्ट जो बच्चे आपका सुक्रोज है ना, वो पहले कंपेनियन सेल में होके फिर इसके अंदर जाता है, ठीक है। तो मान लिया आपके जाइलम टिश्यू के अंदर, इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो ये इसके खुद के पास तो एनर्जी नहीं है, तो इसके लिए ये सारा काम कौन कर रहा है? कंपेनियन सेल। बिकॉज कंपेनियन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो साइट थी जहाँ पे खूब सारा सुक्रोज था। इस सुक्रोज को हमको फ्लोएम के अंदर घुसाना है। फ्लोएम की गाड़ी निकल रही है जिसके अंदर सामान को लोड करना है। सामान क्या है? सुक्रोज, शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको लोड करने के लिए हमने क्या बोला? इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर सेल अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है, और सेल की और प्लांट की एनर्जी क्या होती है? एटीपी। वो एनर्जी क्यों यूटिलाइज करनी पड़ती है? बिकॉज अगर डिफ्यूजन के खाली प्रोसेस से अगर सुक्रोज लोड होने लगता तो एक समय के बाद दोनों पलड़ा बराबर हो जाता। फ्लोएम टिश्यू के अंदर भी सुक्रोज आ चुके हैं और इधर इस सेल के अंदर अभी भी सुक्रोज बचे। हम चाहते हैं ये सारे के सारे सुक्रोज इसके अंदर मूव कर जाएं, तो हमने इसको कहा कि भैया सेल तो अपनी एनर्जी लगा दे, जितनी तेरे पास है तेरे को ये सारा लोड करना है। तो सेल ने अपनी एनर्जी यूज करी। उस एनर्जी को यूज करके जब सुक्रोज अंदर घुसते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। और ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी खोलोगे उसके अंदर लिखी हुई है ये टर्म, बट आपको जब वो एक लाइन पढ़ोगे ना आपकी ये ऊपर से निकल जाएगी, बट अब तुम पढ़ोगे ना बिल्कुल टकरा के निकलेगी। अच्छा, मतलब तुम पहले पढ़ लेते, सर फोड़ लेते अपना एनसीईआरटी फ्लोएम का, ठीक है। तो अब ये एनर्जी, जब ये सुक्रोज अंदर घुस रहे हैं, इस प्रोसेस को आप लोडिंग बोल रहे हो। लोडिंग हो चुकी है, लोडिंग होने के बाद भी सुक्रोज अभी नीचे नहीं मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, इसको इस प्रोसेस में अब क्या होगा? बाजू में ही क्या था उसका? जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू ने क्या देखा? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस देखा, मतलब यहाँ पे सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जब सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो क्या करता है? इसको डाइल्यूट करने के लिए पानी भेजता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाता है, ये फूलने लगता है, बिकॉज हमने यही पढ़ा है जब पानी मूव करता है सेल के अंदर तो सेल फूलता है, स्वेलअप हो जाता है, इसी तरीके से ये भी फूलेगा। तो यहाँ पे प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ये जो सुक्रोज का पूरा डाइल्यूट जो आपका शुगर सैप बन गया है इसके अंदर, क्योंकि शुगर सुक्रोज तो ऑलरेडी था, पानी अब आ गया तो शुगर सैप बन गया, तो ये हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ ये ऐसे मूव करेगा सारा का सारा। दिस इज कॉल्ड बल्क फ्लो, क्योंकि खूब सारा मूव कर रहा है। थर्ड प्रोसेस इज बल्क फ्लो। अब जब वो इधर पहुंचेगा, अगेन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ सुक्रोज, यहाँ पे सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो फिर से क्या होगा? सुक्रोज सारा का सारा इधर निकलेगा, ठीक है। अगेन एक्टिव प्रोसेस होगा, जाइलम टिश्यू अपनी एनर्जी यूज कर सकता है, उसको एनर्जी कौन देगा? उसका भाई कंपेनियन सेल, ठीक है। तो सारी की सारी एनर्जी उसने यूज कर ली, उस प्रोसेस को अनलोडिंग बोलते हैं। ये सुक्रोज इसको मिल गया, बट अब ये इधर क्या हो गया है? इसके अंदर खाली पानी रह गया है और बाहर सुक्रोज चला गया है।
तो अब क्या होगा, अगेन ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस और ये बचा हुआ पानी विल गो बैक इनटू द जाइलम टिश्यू। सो दीज आर द 5 स्टेप्स इन विच जाइलम टिश्यू इज वर्किंग। ठीक है, कंपेनियन सेल का काम बता दिया, लिविंग का बता दिया कि वाई फ्लोएम टिश्यूज के अंदर हमें लिविंग सेल चाहिए होते हैं, बिकॉज अगर लिविंग सेल नहीं होंगे तो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। लिविंग सेल वो होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? फ्लोएम अच्छे से क्लियर हो चुका है? जल्दी बताएंगे चैट विंडो पे, चैट विंडो पे रिप्लाई करो। तो एक बार तुम्हें थोड़ा सा जाइलम भी बता दूं, कितना बता पाऊंगे आई डोंट नो। क्लियर है? अब तुम्हें एक काम करना है, घर में चाहे किसी को बायो पसंद हो या नहीं पसंद हो, खुद के रिवीजन के लिए किसी को पकड़ के समझा देना। ये सीरियसली कह रही हूँ, उससे बेस्ट रिवीजन कुछ नहीं होएगा। सामने वाला सुनना नहीं चाहे, तुम ऐसा पढ़ाना चालू करना कि वो मजबूर हो जाए सुनने के लिए। एवरीबडी विल डू दैट, चाहे अपने छोटे भाई बहन को पकड़ो, बड़े को पकड़ो, दादा दादी को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये पूरा डायग्राम बना के उनको समझा दो। ठीक है, तो इससे बेस्ट रिवीजन कुछ नहीं होगा। चलो अब ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं, जाइलम। बेटा जाइलम के अंदर क्या होता है, जाइलम टिश्यू जो होता है जब ये मैच्योर होने लगता है, व्हेन इट स्टार्ट गेटिंग मैच्योर, it start losing its cell organelles। वो अपने सारे सेल ऑर्गेनल्स को लूज करना चालू कर देता है। क्या उसमें होती है, Na या E? सेल ऑर्गेनल्स लूज करने लग जाता है। ठीक है, एंड इट बिकम एन एम्प्टी पाइप। वो एक खाली नलकी के जैसे बन जाता है, एम्प्टी पाइप एंड डेड सेल। जैसे जैसे जाइलम टिश्यू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सारी चीजें होगी इनिशियली। ठीक है, इनिशियली सारे न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, धीरे धीरे सब खत्म होने लग जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म होने लग जाएगा। जब सेल जाइलम टिश्यू की अगर हम बात करें, जब जाइलम टिश्यू के सेल मैच्योर होने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, आगे अब जाइलम टिश्यू, अगर आप एक पेड़ के अंदर देखो, अगर हम ये एक पेड़ बनाए आपके लिए, ये रूट है। ठीक है, इस रूट में से पाइप निकल के ये एक ही रास्ता है इस पाइप के पास, और ये इसी रास्ते से डिवीजन चालू हो जाता है। ये पूरी एक पाइप है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट वन पाइप जो रूट से स्टार्ट होती हुई हर एक प्लांट के पार्ट को क्या देती जा रही है, वाटर मिनरल देती जा रही है। दिस इज योर जाइलम टिश्यू। ठीक है, ये रूट से, क्योंकि रूट में होता है ना, ये दिस इज कंप्लीट वन पाइप, और ये यूनिसेलुलर, यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में सिर्फ पानी नीचे से ऊपर ही मूव करेगा। ठीक है, बेसिक चीज बता रहे हैं। दो तरह के प्रोसेस से पानी मिलता है, वाटर मिलता है और मिनरल मिलता है। उन दो प्रोसेस के नाम है मैं एक बात बताना भूल गई, फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, you will find this term and you will get this term as a question in your CBSE boards. So what is translocation? Transportation of food that is the product of photosynthesis to different part of the plant is called translocation. ठीक है, ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं, प्लांट का जो फूड होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis, food is transferred to different part of the body. This process is called translocation. बुक आपको एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी में you will find the definition. ट्रांसलोकेशन टर्म का अपनी बेसिक लैंग्वेज में जो तुम्हें समझ में आ जाए वो एक बार लिख लो।
तो जाइलम के अंदर दो तरीके से पानी विद मिनरल ऊपर मूव करता है। पहला प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। ये बच्चे काफी सालों से सुन रहे हैं, इनफैक्ट रेहान को भी पता है ट्रांसपिरेशन, तो आप लोगों को तो डेफिनेटली पता है। और दूसरा प्रोसेस होता है रूट प्रेशर। ये कुछ नई चीज है, ये आपको बता देंगे। दूसरा होता है रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो आज मेरी क्लास में ट्रांसपिरेशन की अपन बात कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये दो प्रोसेस है। इन दो प्रोसेस को जाइलम टिश्यू यूज करके क्या पहुंचा देता है, वाटर मॉलिक्यूल। बात करते हैं बेटा, एवेपोरेशन का प्रोसेस कब हो रहा है, मतलब ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता क्या है। प्लांट की अगर मैं लीफ बनाऊं, ठीक है, ये एक लीफ की अगर हम बात करें, ठीक है, लीफ के अंदर उसकी सरफेस पे क्या होता है, ये स्टोमेटास है, स्टोमेटास, और ये आपका जाइलम ट्यूब है, जाइलम ट्यूब। ठीक है, ये स्टोमेटा जब ओपन है तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ना चालू होते हैं, और जाइलम टिश्यू किसकी भरी हुई है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, what are stomatas? Stomatas are the pores which are present on green part of the plant. ठीक है, मोस्टली हम ग्रीन लीव्स की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं। स्टोमेटास आर ओपन ड्यूरिंग सनलाइट। सनलाइट के टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटास ओपन होते हैं। क्यों शौर्य ओपन होते हैं स्टोमेटास दिन के टाइम में, क्यों ओपन होते हैं, फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए दे नीड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटास को ओपन रहना पड़ता है। दूसरा, जब स्टोमेटास ओपन होते हैं तो क्या होता है, इनमें से थोड़ा थोड़ा वाटर स्टार्ट्स कमिंग आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो ही रहा था, साथ के साथ क्या चालू हो गया, साथ के साथ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर भी चालू। अनअवॉइडेबल है ये, मतलब प्लांट अगर स्टोमेटास ओपन है तो ये प्रोसेस होगा ही होगा। अब यू वोंट बिलीव, प्लांट लूजेस 95% ऑफ देयर वाटर थ्रू दिस प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन से 95% वाटर प्लांट का उड़ जाता है। ठीक है, 95%। बट फिर भी हाँ, कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो भाई मैम, what the two type of movement of water that you told? Transpiration and root pressure. Transpiration and root pressure. ठीक है, मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, अगर किसी का कुछ छूट जाता लिखा हो तो उसमें भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 95% लॉस ऑफ वाटर होता है। अब बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक 11-12 की टर्म है, तो मैं तुमको सिर्फ इतना से बताऊंगी। जब ये वाटर ये गोल गोल बनाए है ना बेटा, ये गोल गोल वाटर के मॉलिक्यूल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जब H2O मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ रहे होते हैं तो एक तरह की बॉन्डिंग होती है, तो वो अपने पीछे पीछे और मॉलिक्यूल्स को भी खींचे चले जाते हैं। तो ये तो हवा में जा ही रहे थे, ये जा रहे थे, तो पीछे से क्या और वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी अपनी तरफ खींचते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्शन। ठीक है, सुना है, हैव यू हर्ड द टर्म सक्शन? ठीक है, सक्शन क्रिएट हो जाता है एंड दिस सक्शन इज अ फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स बेटा, इट इज नॉट एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल फोर्स है, सक्शन प्रोड्यूस हो गया है। सक्शन आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, स्ट्रॉ को उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर डालो, तो व्हेन यू सक द एयर इनसाइड, उसके साथ साथ कौन ऊपर चढ़ जाता है, कोल्ड ड्रिंक भी ऊपर चढ़ जाता है। तो दिस इज व्हाट यू आर क्रिएटिंग। अब आपको ये भी पता होगा, एक खाली बॉटल लो, जो आपकी बिस्लरी और इनकी बॉटल आती है, ये बहुत ही, इनका जो प्लास्टिक होता है बहुत थिन होता है, तो अगर आप उसमें हवा को सक करोगे तो वो स्क्वीज हो जाती है बॉटल। एवरीबॉडी हैज सीन दैट। तो ये चीज इस ट्यूब में भी हो सकती है। तो दैट इज द रीजन जो जाइलम टिश्यू की वॉल्स होती है, दे आर थिक। ठीक है, दे हैव थिक वॉल्स। उनकी वॉल कैसी होती है,
थिक होती है। क्यों? बिकॉज व्हेन द सक्शन इज क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के कारण सक्शन क्रिएट होता है, सक्शन के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से, रूट से ऊपर जाइलम की जो ट्यूब है उसमें चढ़ने लग गए हैं और डिवाइस जहाँ जहाँ पे भी स्टोमेटाज है वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा, वहाँ पे सक्शन प्रोड्यूस होगा। तो सक्शन प्रोड्यूस जब होता है तो हो सकता है कि वो ट्यूब कोलैप्स कर जाए, दब जाए, तो वो नहीं चाहते हम। उसके लिए भगवान ने क्या किया है, जाइलम टिश्यू की जो वॉल है वो मोटी बनाई है, थिक बनाई है, जिससे कि ये इस तरीके से सप्रेस नहीं हो जाए, दब नहीं जाए। ठीक है, तो आपका पानी जब ऊपर चढ़ रहा है, उस पानी के अंदर मिनरल भी है, तो जिस पार्ट को मिनरल चल, अब वाटर तो लॉस हो रहा है बट बेटा वाटर के साथ मिनरल भी था, तो वो मिनरल है वो हर एक प्लांट के पार्ट को मिलता जाएगा, प्लांट वो मिनरल एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर उड़ जाएगा। बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई मैम जब पानी का लॉस ही हो रहा है तो फिर क्या फायदा? फायदा हो रहा है बेटा, जब वाटर उड़ रहा है। अरे बेटा सारी चीजें वापस एक्सप्लेन करूंगी, अभी मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट एक देखो लिम्फ हमने एक क्लास पढ़ा, फिर नेक्स्ट क्लास में वापस पढ़ा, फ्लोएम तो डेफिनेटली वापस नहीं पढ़ाऊंगी, बट हाँ जाइलम में वापस पढ़ाऊंगी, वह चचिंता मत करो नेक्स्ट क्लास में। अभी तो एक बार ब्रीफिंग ले लो मेरे साथ, स्टार्टिंग में ब्रीफिंग करती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक बार सुनेंगे, कहाँ पे थी मैं, क्या बता रही थी, देखो ट्रैक टूट गया मेरा, अरे बताओ मुझे क्या बता रही थी, बिल्कुल ही भूल गई। हाँ मैं आपको ये बताई, मुझे खुद को याद आ गया, तुम्हारी बात तो मेरे तक पहुंची नहीं। सो हम आपको ये बताए थे कि वाटर लॉस होता है 95%, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम 95% वाटर लॉस हो गया तो फिर क्या गेन हुआ? गेन ये हुआ कि वो जो वाटर था उसके अंदर मिनरल एब्जॉर्ब थे, तो वो प्लांट के हर एक पार्ट उस एब्जॉर्ब मिनरल को लेता जाता है और पानी होता है। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो शायद तुम पहली बार सुनोगे, हमें जैसा हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, वी स्वेट, वी पेस्पायर। जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी स्वेट करती है, स्वेटिंग का ही दूसरा नाम होता है प्रेस्पायर। तो जब स्वेटिंग होने के बाद वो जो स्वेट उड़ता है, एवापोरेट होता है, तो जब वो एवापोरेट होता है तो आपको कूलिंग देता है। कभी किसी ने ये चीज महसूस करी है? जब आपका पसीना सूखता है तो आपकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी होने लगती, कूल डाउन होने लगती। एग्जैक्टली जो आपका प्लांट है वो दिन के समय पे बेचारा वो तो क्या करता है, लोकोमोटिव भी नहीं है ना, प्लांट तो मूव ही नहीं कर सकता है, तो वो तो पूरे टाइम सन की लाइट में है, तो भैया उसको भी अपनी बॉडी को कूल डाउन करना होता है। सो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो प्लांट कूल डाउन भी हो रहा है। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन से जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है वो प्लांट को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसको कूल डाउन करने में मेंटेन करता है, क्योंकि उसमें तो कंटिन्यूसली सनलाइट आ रही है और वो बेचारा तो छतरी लेके भी खड़ा नहीं हो सकता। सो दिस इज हाउ उसको भगवान ने हेल्प किया कि ट्रांसपिरेशन में जब वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इट हेल्प द प्लांट टू कूल डाउन। ये सारी चीज नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, अभी तुम एक बार सुन लो। ठीक है, क्लियर है? तो ट्रांसपिरेशन से दो फायदे हो रहे हैं, पानी जो ऊपर जा रहा है वो मिनरल लेके चल रहा था, तो मिनरल हर एक पार्ट को मिलता जाएगा, मिनरल एब्जॉर्ब हो जाएगा और प्लांट का वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा। And at the same time it help the plant to cool down, because when we human being perspire, we sweat, when our sweat evaporate it cools our body. Exactly in the same way when plant water convert into vapor, they evaporate, this evaporation process help them, the plants, to cool themselves. बोलो ये दो चीज समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, अभी तो सिर्फ मुझे ये बता दो, आ रहा है क्या समझ में? जल्दी बताएंगे। हाँ मैम अगर अपन बात करें कि 95% वाटर उड़ जाता है तो जब तक वो स्टोमाटा तक आता है तब तक सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाँ वो एब्जॉर्ब होते हुए चलते हैं रास्ते में। ठीक है, जिसको जो मिनरल चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब होता हुआ ही चलता है। चैट विंडो पे रिप्लाई करेंगे बेटा, थोड़ा बहुत भी। हाँ हाँ दीपांशी, वो वाटर सफिशिएंट हो गए फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। मतलब ये आंकड़े, मतलब ये जो 75% जो नंबर है, दैट इज नॉट माय नंबर, ये मैंने नहीं बनाया, ये बुक्स में पढ़ा है मैंने। ठीक है, मेरी तो इनफैक्ट सारी नॉलेज बुक की होती है,
बिकॉज बार बार क्या बोलना, आई एम नॉट अ बायो स्टूडेंट, तो सबकी नॉलेज ही होती है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है मुझे मेरे टीचर का पढ़ाया हुआ भी याद नहीं है, तो मैं जो पढ़ती हूँ वो खुद ही पढ़ के जो समझ में आता है, समझ में तो सब कुछ ही आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत तुमको बताना होता है तो भी बता देती हूँ। ठीक है, चलिए एक बार रूट प्रेशर की बात कर लेते हैं, वैसे मेरे पास 2-3 मिनट ही बचे हैं। चलो रूट प्रेशर तो मैं नेक्स्ट एक डायग्राम से अगर थोड़ा बहुत बताऊंगी, अभी नहीं समझ में आया तो घबराना मत, एक तो पहले देखो ये एक रूट बनाइए, रूट है, ये एक रूट है, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, रूट के अंदर मिनरल और वाटर दोनों होता है, ठीक है। ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल कंपैरेटिवली रूट ज्यादा है, ठीक है। ये डायग्राम बना लो, इसको नेक्स्ट क्लास में काम में आएगा, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेटा इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखो, अभी समझ में नहीं आएगा, बस ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम मुझे चाहिए रहेगा। ये रूट हेयर है, रूट हेयर के अंदर मैंने मिनरल डाला हुआ है और पानी भी है, और ये रूट हेयर सॉइल में प्रेजेंट है जहाँ पे वाटर और मिनरल ज्यादा है, नंबर ऑफ मिनरल्स मिनरल मॉलिक्यूल्स इज मोर, ठीक है।